हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको बताया, काफी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। दो चार क्वेश्चन हमने इसमें रिवीजन के भी लिए हैं। तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, व्हाट इज द हार्विस 900 रिसेंटली सीन इन द न्यूज। हाल ही में खबरों में रहा हार्विस 900 क्या है। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। मानव रहित प्रणाली है, मानव रहित पनडुब्बी है, तो मानव रहित हवाई प्रणाली है। अब यहाँ पर मानव रहित हवाई प्रणाली से क्या सेंस है, तो देखिए यहाँ पर मानव रहित हवाई प्रणाली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो आंसर है ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, अब ए ऑप्शन के माध्यम से आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय सेना ने नौसेना को हर्मिस 900 ड्रोन या इसकी दृष्टि से मिलने वाले दृष्टि 10 मिलने वाले हैं, जिसमें उनकी निगरानी क्षमताएं बढ़ेंगी। हर्मिस 900 एक मध्यम ऊंचाई और लंबी सहन शक्ति मेल मानव रहित यहाँ पर हवाई प्रणाली है, जो 350 ग्राम की पेलोड क्षमता के साथ क्षितिज से परे बहु मिशन क्षमताओं का दावा करती है। यह क्षेत्र प्रभुत्व, खुफिया निगरानी और लक्ष्य प्राप्ति के लिए यहाँ पर ये काम करता है। ठीक, और जमीनी समर्थन और समुद्री गश्ती मिशनों में सुविधाजनक बनाता है, जिससे कि एकीकृत प्लेटफॉर्म को बहु सेंसर संचालन करने में यहाँ पर ये सक्षम हो जाए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डीआरडीओ ने अभी हाल ही में एआई संचालित एक उपकरण को लॉन्च किया है। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में एआई संचालित निगरानी और अन्य परियोजनाओं के लिए किसी आईआईटी के साथ सहयोग किया है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और इसके अलावा आईआईटी भुवनेश्वर या आईआईटी बॉम्बे। तो देखिए, ये जो हमारा समझौता हुआ है, ये हमारा समझौता हुआ है आईआईटी भुवनेश्वर के साथ। आईआईटी भुवनेश्वर ने क्या काम किया है, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो है हम डीआरडीओ के माध्यम से निगरानी रखेंगे। किस चीज के ऊपर, आइए पढ़ते हैं। डीआरडीओ और आईआईटी भुवनेश्वर इलेक्ट्रिकल्स युद्ध और एआई संचालित निगरानी, पावर सिस्टम और रडार सिस्टम में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। डीआरडीओ ने ईसीएस क्लस्टर से आईआईटी भुवनेश्वर को 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जबकि 7 और परियोजनाओं को मंजूरी देने का इंतजार है, जिन्हें 18 करोड़ रुपए की फंडिंग का समर्थन मिला है। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर प्राइवेट लोगों को भी अपने साथ में लेकर आ रहा है, ताकि वैश्विक अनुसंधान और अपनी सेना को मजबूत किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश भर में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में अंतराल की पहचान करे और उसे पाटने के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल का काम शुरू किया है। ये शुरू किया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति का पोर्टल से जुड़ गया है। 2021 में लॉन्च की गई पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। इसमें 16 मंत्रालय को एकीकृत किया गया है। इसका लक्ष्य कनेक्टिविटी परियोजनाओं को एकीकृत योजना क्रियान्वयन और परिवहन साधनों के बीच लोगों और माल की आवाजाही में सुधार करना है। यह पहल 6 स्तंभों पर केंद्रित है: व्यापक, प्राथमिक, अनुकूलन, समन्वय, विश्लेषण और गति शक्ति। देखिए, मजदूरों के विशेष सुरक्षा के लिए यहाँ पर ध्यान रखा गया है। हाल ही में खबरों में रहा, गीजा का महान पिरामिड किस देश में है। तो देखिए, गीजा का महान पिरामिड जो है ये मिस्र देश में है। मिस्र में चर्चाओं में क्यों रहा, ये भी आपको पता होना चाहिए। गीजा के महान पिरामिड के पास हाल ही में हुई एक खोज में दबी हुई संरचना का खुलासा हुआ है, जो संभवतः प्राचीन मिस्र के स्मारकों के बारे में हमारी समझ को नया आकार दे सकती है। खुफू द्वारा 2580 ईसा पूर्व निर्मित महान पिरामिड गीजा पिरामिडों में सबसे बड़ा है। काहिरा के पास गीजा पठार पर स्थित इस 1889 में आईफल टावर द्वारा पूरा होने पर 3000 से अधिक वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची, यहाँ पर मतलब जब तक आईफल टावर नहीं बना था तब तक दुनिया की सबसे ऊंची ये इमारत थी। सर वैल्यू मैथ्यूज फिलिप पेंट्री ने 1880 में इसकी खुदाई की थी। आपको यही पता होना चाहिए कि गीजा के पिरामिड की जो है, मिस्र के पिरामिड की खोज किसने करी थी। तो मिस्र का पिरामिड इजिप्ट में है, या फिर हम कह सकते हैं मिस्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर को संयुक्त रूप से विकसित किया है। देखिए, मिसाइल का इंटरसेप्टर कौन विकसित करेगा, ये कौन से 2 ताकतवर देश हो सकते हैं, यह है अमेरिका और जापान। यहाँ पर आंसर आ गया है। देखिए, भारत और जापान की भी चर्चा चल रही थी, रूस और की, लेकिन सबसे पहले काम अमेरिका और जापान, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में एक दूसरे के ऊपर काफी हमले हुए। इस मिसाइल का काम क्या है, 2030 तक हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी लागत $3 बिलियन से अधिक है। अगस्त में घोषित की गई यह योजना जापान के आसपास मिसाइल प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रही प्रगति को संबंधित करती है।
जापान ने 2024 में विकास के लिए 75 बिलियन, ये जो साइन है येन का है, जापानी मुद्रा येन, या डॉलर में कहो 480 बिलियन आवंटित किया। हाइपरसोनिक मिसाइल की गति और अनियमित प्रक्षेप और उन्हें रोकना मुश्किल बनाते हैं। चीन और उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच जापान के रक्षा बजट में भी यहाँ पर वृद्धि की गई है, क्योंकि देखिए चीन जो है बार बार जापान को परेशान कर रहा है, इसमें अमेरिका से हाथ मिला लिया है। डेडा विधि क्या है? देखिए डेडा विधि जो है मुरिया जनजाति बीजों को पत्तों में बांध कर रखती है, उसको डेडा विधि कहते हैं। पत्तों में बांध कर कैसे? जैसे आप यहाँ पर बीजों को देख रहे हैं, देखिए इस तरीके से, जैसे आप नीचे आप पड़े हुए देख रहे हैं इनको बीजों को। गोदावरी घाटी के पास बसे छत्तीसगढ़ के मुरिया आदिवासी किसान बीजों को संरक्षित रखने के लिए एक पारंपरिक डेडा पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। बीजों को सियाली पत्तों में लपेटा जाता है। सियाली एक पेड़ होता है, इसके पत्तों में सुरक्षित रहते हैं बीज। लकड़ी की राख और नींबू के पत्तों की परत इनके ऊपर चढ़ाई जाती है और हवाबंद करके सील कर दिया जाता है। प्रत्येक डेडा 5 किलो बीज का सहारा देता है और कीटों से बचाता है। 5 साल तक व्यवहार्य बनाए रखता है और विधि द्वारा हरी चना, लाल चना, काला चना और दालों को इसको जो है सुरक्षित रखता है और बाद में फिर ये अपने आप ही अंकुरित हो जाते हैं बारिश होने पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा प्री फायर पोलर मिशन आंतरिक संगठन द्वारा विकसित किया गया है। देखिए ये विकसित किया गया है जैक्सा के द्वारा। अब आप कहेंगे सर जैक्सा क्या है? तो जैक्सा जो है नासा का ही एक जो है प्री फायर ध्रुवीय मिशन 22 मई को न्यूजीलैंड से किया गया है। पृथ्वी के ध्रुवों पर मापने वाला जुड़वां उपग्रह है जो 6 घंटे के अंतराल पर है। मिशन का उद्देश्य ध्रुवीय क्षेत्रों के द्वारा ऊष्मा और स्पेक्ट्रम पर सुधार लाना है। इसमें अगर आपको पता हो, न्यूजीलैंड के स्पेस एजेंसी का नाम जैक्सा है, जिसने नासा की मदद लेकर इस काम को अंजाम दिया। इसलिए मैंने यहाँ पर नासा का भी फोटो लगाया हुआ है। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 2024 का विषय क्या है? देखिए इस बार का विषय है प्रजातियों को बचाने का जश्न, सेलिब्रेट द सेविंग स्पीसीज, क्योंकि हमने कुछ प्रजातियों को बचा लिया है, उसको सेलिब्रेट करना थीम था इस बार की। इंडेंजर्ड स्पीसीज डे कब मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। लुप्त प्राय प्रजाति दिवस जिसको हम कहते हैं ये मनाया जाता है 17 मई को 2024। इस साल की थीम मैंने आपको बताई थी, प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं। हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को ये मनाया जाता है। यह दिवस लुप्त प्राय प्रजाति, देखिए ये भी आप याद रखें कि मई के तीसरे शुक्रवार को ये मनाया जाता है। बाकी इंपोर्टेंट है, आप इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकरोध पर भारत जापान संयुक्त कार्यक्रम की 6ठी बैठक कहां पर आयोजित की गई है? ये आयोजित की गई है भारत जापान की बैठक नई दिल्ली में। आतंकवाद निरोध पर भारत जापान संयुक्त राष्ट्र समूह की 6ठी बैठक 29 मई 2024 को नई दिल्ली में हुई। मुख्य चर्चाओं में क्षेत्रीय आतंकवाद खतरे, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग शामिल था। दोनों देशों ने सूचना विनिमय और क्षमता निर्माण, बहुपक्षीय सहयोग और माध्यम में सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। अगली तिथि के बैठक में टोक्यो में पारस्परिक सुविधाजनक तिथि पर यहाँ पर होगी। इस बार की तिथि क्या थी? 29 मई। आपको पता होना चाहिए 29 मई 2024 को नई दिल्ली में भारत और जापान की बैठक हुई थी, जब हमारे यहाँ चुनाव के मुद्दे टीवी में चल रहे थे, जब भी मोदी सरकार काम कर रही थी। अगला क्वेश्चन है, तडोबा अडारी टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में रहा किस राज्य में? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की लोकेशन आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के तडोबा अडारी टाइगर रिजर्व में बफर जोन में एक बाघ 32 वर्षीय महिला को खा गया, उसको लेकर ये यहाँ पर चर्चाओं में रहा। अगला है, किस संगठन ने हाल ही में वैश्विक खाद्य रिपोर्ट 2024 की वो रिपोर्ट जारी करी है? ये जारी करी है अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान इफ्री ने। इफ्री ने क्या कहा है ये भी आप एक बार इसमें देख लें, ठीक। इफ्री जो है वो अपने रिपोर्ट में कहता है, मैं एक बार इसको थोड़ा सही कर देता हूं। देखिए इफ्री अपने रिपोर्ट में कहता है कि वैश्विक खाद्य नीति 2024 में 38% भारतीय अस्वस्थ खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं। 38 गवर्नमेंट कहती है कि हमने 68% लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाल दिया। तो ये 38% कौन से लोग हैं जो अभी भी गलत भोजन कर रहे हैं? ये आंकड़ा भी सरकार से पूछा जाना चाहिए। जबकि केवल 28% ही सभी 5 अनुशंसित खाद्य समूह का सेवन करते हैं। भारत में कुपोषण 2011 में इतना था, जो 2021 में बढ़कर 16.6 हो गया। इसमें वृद्धों को इतना खाना और 2016 में इतना। तो ये जो है जो हमारे यहाँ सरकारी आंकड़े हैं वो कुछ और कहते हैं और हकीकत कुछ और कहती है। इनके ऊपर चर्चा ना होकर हमारे यहाँ चुनावी मुद्दों पर चर्चा टीवी डिबेट में आप अक्सर देख सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।